आपको शिफ्ट 3 भाषा सेकंड हिंदी के जो 30 क्वेश्चंस आए थे वो कराने जा रही हूँ। ये कौन सी भाषा है? भाषा सेकंड। जिन्होंने ली थी उनके 30 क्वेश्चंस शिफ्ट 3 वालों के क्या क्या पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाली हूँ। क्वेश्चन 61 है। देखो, दृश्य श्रव्य साधनों का गुण नहीं है। क्या पूछा है? गुण नहीं है। इनके प्रयोग से सीखना स्थायी हो जाता है। ये तो क्या है? गुण है। इनके निर्माण में धन व समय खर्च होता है। ये क्या हो गया? गुण नहीं है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, इनके निर्माण में धन व समय खर्च होता है। इनके प्रयोग से अनुभव की सीमा का विस्तार होता है। ये गुण है। इसके उपयोग से शिक्षण में प्रभाविता आ जाती है। ये भी गुण है। इनके प्रयोग से सीखना स्थायी हो जाता है। ये गुण है। और गुण कौन सा नहीं है? इनके निर्माण में धन व समय खर्च होता है। तो इसका आंसर क्या है? यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? मतलब कौन सा संगत नहीं है? यह प्रणाली स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करती है। बिल्कुल सही है। यह प्रणाली सामाजिक सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। असंगत कथन पूछा जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये क्या है? असंगत है, क्योंकि ये प्रणाली होती है ये ज्ञान को अंदर देने के, बाहर से अंदर नहीं बल्कि बच्चे के अंदर से बाहर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये क्या दे रखा है? अपोजिट दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। सैनानी कविता के रचनाकार है। तो सैनानी कविता के रचनाकार कौन है? मेघराज मुकुल, रामनाथ कबैया, चंद्र सिंह या सत्य प्रकाश जोशी। तो सैनानी कविता किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल ने लिखी थी। शीश काट दे दियो छतरानी। तो ये किसकी है? मेघराज मुकुल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 64 है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ वाला विकल्प कौन सा होगा? तो इसका कौन सा होगा? मनुष्य का रहन सहन उसकी हैसियत से बाहर होना, यही इसका निकटतम अर्थ वाला विकल्प है। जितने का माल उससे ज़्यादा व्यय करना, ये गलत है। अभावग्रस्त होने का प्रदर्शन करना, ये भी गलत है। पान खाने का शौकीन, ये भी गलत है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मनुष्य का रहन सहन उसकी हैसियत से क्या होना? बाहर होना। क्वेश्चन नंबर 65 है। चेतावनी राज चुंगटिया रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? केसरी सिंह बारहट है, सूर्यमल मिश्र नहीं है, नारायण सिंह भाटी नहीं है, बाबजी चतुर सिंह नहीं है। कौन है इसके? केसरी सिंह बारहट है। क्वेश्चन नंबर 66 है। शिक्षकों ने कहा कि वे घर जा रहे हैं। तो ये वाक्य किस प्रकार से है? देखो, यदि एक वाक्य हो और इसमें की से जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो ये साधारण वाक्य सा लग रहा है, लेकिन साधारण वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि की आ गया। संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में और या से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है। बेसिक शिक्षा प्रणाली देन है। ये किसकी है? पारखट की है, महात्मा गांधी की है, फ्रॉवेल की है या मारिया मोंटेसरी की है? जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है वो महात्मा गांधी की देन है। क्वेश्चन नंबर 68 है। निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है। हमसे पूछा है, नहीं है। छात्रों को भाषा शैली एवं लेखन कला का ज्ञान होता है। बिल्कुल, ये तो गुण होता है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों का हल करते हैं तो उनको भाषा शैली और लेखन कला का क्या होता है? ज्ञान होता है। इससे क्या होता है? बालकों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है और विचार शक्ति का विकास होता है। ये भी गुण है। ये प्रश्न रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन देते हैं। बिल्कुल प्रोत्साहन देते हैं। इसमें छात्रों को भावाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है। यही गुण नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या मिलता है? छात्रों को भावाभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। हम उस क्वेश्चन को निबंधात्मक रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो अपने
अपने अंदर जो भी उस क्वेश्चन के बारे में विचार आते हैं, भाव आते हैं, उनको हम उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो भावाभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें दे रखा है नहीं मिलता है, तो यही गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंग अंग मुलक्कणी राजस्थानी मुहावरे का क्या अर्थ है? सभी अंग देश को समर्पित करना नहीं, मूर्ख बनाना नहीं, हर काम में सहायता करना नहीं। तो क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना। इसका अर्थ क्या है? अंग अंग मुलक्कणी राजस्थानी मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना। लिखित परीक्षा उपयोगी है। देखो लिखित परीक्षा क्यों की जाती है, क्यों उपयोगी होती है? उच्चारण कौशल मापन ये नहीं होगा, भाषाई व्यवहार मापन ये भी नहीं होगा, श्रवण कौशल मापन नहीं होगा। क्या होगा? वर्तनी की शुद्धता मापन देखने के लिए क्या देखी जाती है? लिखित परीक्षा की जाती है। उसमें हम देखते हैं कि छात्र ने कितना शुद्ध लिखा है, कितनी उसने मतलब अशुद्धियाँ की हैं। तो इसीलिए तो क्या हिंदी में क्या ली जाती है? लिखित परीक्षा उपयोगी मानी जाती है। इससे छात्रों की वर्तनीगत अशुद्धियाँ क्या की जाती हैं? दूर की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में दोष क्या कहलाता है? रुचि के विषयों पर आधारित होना, ये बात बिल्कुल सही है, ये दोष नहीं है। पाठ्य पुस्तकें क्या होनी चाहिए? रुचि के विषय पर आधारित होनी चाहिए। निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण करने की उनमें प्रेरणा विद्यमान होनी चाहिए। भाषा का स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो उसी के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर माध्यमिक स्तर पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों को देकर उनके स्तर के अनुसार क्या किया जाता है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। तो ये भी ठीक है। उसमें प्रयोजनहीनता का होना ये गलत है। क्यों गलत है? उसमें प्रयोजन होना चाहिए, प्रयोजनहीनता नहीं, प्रयोजन उसमें समाहित होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 है, घर के भीतर जाओ वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो देखो घर के भीतर जाओ, भीतर क्या होता है? स्थान ही तो होता है। वो स्थान ही तो बता रहा है कि घर के भीतर जाओ, तो कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। कालवाचक नहीं है, रीतिवाचक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य क्या है? देखो हम मौन पठन करते हैं, अंदर ही अंदर पढ़ते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य होता है। तीव्र गति से पठन का अभ्यास करना इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना कोई उद्देश्य नहीं होता। पाठ्यक्रम शीघ्रता से पूर्ण करना कोई उद्देश्य नहीं होता। मौन पठन का जो भावात्मक उद्देश्य माना गया है वो क्या माना गया है? अध्ययन में रुचि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गुण नहीं है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? अवगुण है, गुण नहीं है। इसका मतलब हमसे अवगुण पूछा जा रहा है। छात्र वर्ष भर अध्ययनशील रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है तो छात्र क्या रहते हैं? वर्ष भर अध्ययनशील रहते हैं। उनका पहले 3 महीने में उनका पेपर ले लिया जाता है, फिर अगले 3 महीने में ले लिया जाता है। इस तरह से उनके पेपर चलते रहते हैं। तो वो क्या रहते हैं? छात्र वर्ष भर अध्ययनशील रहते हैं। तो ये बात तो सही है। शिक्षक छात्रों को आवश्यक निर्देशन निरंतर देते रहते हैं, देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम होते रहते हैं, तो वो उनको निर्देशन देंगे। तो ये बात भी सही है। इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है, यही गलत है, क्योंकि इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। अभिभावक को बच्चों की प्रगति की निरंतर जानकारी होती रहती है, बिल्कुल जानकारी होती रहती है। फर्स्ट टर्म होते हैं, उनके कैसे नंबर आए हैं, उसी अनुसार से वो अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो उनको निरंतर जानकारी होती रहती है। तो इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द्विभाषी है। देखो ये द्वितीय नहीं है, ये है द्वितीय भाषाओं। द्वितीय भाषाएं जो होती हैं उनकी सही है। द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं आधारित होती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द्वितीय जो भाषाएं होती हैं उनकी स्वयं शिक्षण मालाएं किस पर आधारित होती हैं? संगठनापरक विधि पर होती हैं, प्रत्यक्ष विधि पर होती हैं, व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर होती हैं, या खेल विधि पर होती हैं? तो ये किस पर होती हैं? व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर होती हैं। द्वितीय भाषाएं दे रखा है, इसलिए क्या आ जाएगा? व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं क्या होती हैं? आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 75। अब देखो 76 पर ध्यान दे रखा है, इसके आधार पर हमको 76 से 80 तक के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। तो ये देखो राम की शक्ति पूजा में से लिया गया है। देखो ये क्या है? ये अंतिम जप, ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। राम ने अपना हाथ बढ़ाया क्या लेने को? नीलकमल लेने को। कुछ लगा ना हाथ
बात हुआ उनका सहसा स्थिर मन चंचल। उनका जो स्थिर मन है वो कैसा हो गया, सहसा चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से वो उतरे, उन्होंने खोले पलक विमल, देखा वहाँ रिक्त स्थान था। यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना क्या होगा असिद्धि। भर गए नैन द्वैधिक जीवन, जो पाता ही आया विरोधिक साधन। जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार पिया का हो ना सका। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। तो निम्नलिखित में से माया वरण का भेद किसने किया था? राम के तीर ने किया था, राम के आंसू ने किया था, राम के विनय ने किया था, राम के मन ने किया था। वो माया वरण का जो भेद किया था वो किसने किया था? राम के मन ने किया था। देखो पंक्ति दे रखी है, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। तो वो किसने किया था? राम के मन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, जानकी हाय उद्धार पिया का हो ना सका। पंक्ति में भाव कैसा है? तो ये राम जी सोच रहे हैं, किसके प्रति सोच रहे हैं? सीता के प्रति सोच रहे हैं। तो इनमें उनका जो भाव दिखाई दे रहा है वो घृणा का है, भय का है, पश्चाताप का है या क्रोध का है? तो उनके अंदर जो भाव दिखाई दे रहा है वो किसका है? पश्चाताप का है। जानकी हाय उद्धार पिया का हो ना सका। क्वेश्चन नंबर 78 है, पद्यांश के आधार पर हमको क्या करना है? असंगत कथन का चयन करना है। तो देखो, ध्यानमग्न राम दो चरण देख रहे थे, ये बिल्कुल संगत कथन है। राम के दोनों नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए, बिल्कुल संगत कथन है। राम की चेतना के भीतर एक और अचेतन मन था जो अभी तक निराश नहीं हुआ था, बिल्कुल सही बात है। राम की चेतना के भीतर एक और अचेतन मन था जो कि निराश नहीं हुआ था। राम का चंचल मन स्थिर हो गया, ये गलत है। जबकि इसमें क्या आना चाहिए? राम का जो स्थिर मन था ना वो चंचल हो गया, इस तरह से आना चाहिए। ये उल्टा लिख दिया, इसलिए ये क्या है? असंगत है। राम का जो स्थिर मन था वो चंचल हो गया था, ना कि चंचल मन स्थिर हो गया। देखो इसमें भी दे रखा है पद्यांश में, हम देखते हैं, सहसा स्थिर मन चंचल हुआ, सहसा स्थिर मन चंचल। स्थिर मन चंचल हुआ था, चंचल मन स्थिर नहीं हुआ था, इसलिए ये क्या है? असंगत कथन है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा की विशेषता है। तो देखो इसमें तद्भव शब्दों का बाहुल्य तो बिल्कुल भी नहीं है, आम बोलचाल की भाषा भी नहीं है, तत्सम शब्दों का प्रयोग, दीर्घ सामासिक भाषा भी नहीं है। इसमें क्या है? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पद्यांश में राम का कौन सा रूप उभर कर सामने आया है? इसमें जो राम का रूप उभर कर आया है वो मानव का आया है, ईश्वर का आया है, दानव का आया है या मायावी का आया है? तो इसमें राम का कौन सा रूप उभर कर सामने आया है? मानव का रूप उभर कर सामने आया है। अब देखो 81 से 90 के क्वेश्चन हमको गद्यांश पर आधारित है, उनके आंसर देने हैं। तो देखो, भाषा संस्कृति का अंग है। पंक्ति में भाषा शब्द है, ये जो भाषा शब्द है ये क्या है? क्रियावाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? तो ये कौन सी संज्ञा है? भाषा ये जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो ये क्या हो गया? ये बना है समाज प्लस इक से बना है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया? इक प्रत्यय हो गया। जब क्या बन गया? सामाजिक। प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, उसका बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। वाक्य में प्रयुक्त उसका शब्द है, उसका बाह्य पक्ष। तो ये क्रिया तो हो नहीं सकती, विशेषण हो नहीं सकता, संज्ञा हो नहीं सकती, ये क्या हो जाएगा? उसका बाह्य पक्ष ये हो जाएगा सर्वनाम। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदैव पुल्लिंग के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? मनुष्य होता है। भाषा का भाषा हो जाएगा। उपज होता है, मनोवृत्ति होता है। तो क्या होता है? सदैव पुल्लिंग के रूप में मनुष्य का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से कौन सा शब्द अंत में आएगा? क्रम की दृष्टि से कौन सा शब्द अंत में आएगा? देखो, परिलक्षित और ये पक्ष तो वैसे ही हट जाएंगे। कौन सा शब्द अंत में आएगा? तो इसमें आएगा आंसर प्रतिबिंब। ये शब्द क्या आएगा? अंत में आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। हमको प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बनाना है। प्रत्येक शब्द बनता है प्रति प्लस इक से बनता है, तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्येक बन जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? इसमें प्रति उपसर्ग आ जाएगा। न्यूनाधिक शब्द में संधि है। न्यूनाधिक शब्द में संधि होगी, कौन सी संधि होगी? इसका विच्छेद करेंगे तो न्यून प्लस अधिक बनेगा, और ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई।
कौन सी संधि हो गई, ए प्लस ए बराबर बड़ा आ बन जाता है, तो कौन सी संधि हो गई, ये दीर्घ संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 88 है, संस्कारों से किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास गति पूर्वक होता है। वाक्य में प्रयुक्त गति पूर्वक शब्द है। संस्कारों से किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास क्या होता है, गति पूर्वक होता है। तो भाववाचक संज्ञा है नहीं, सार्वनामिक विशेषण है नहीं, तो ये क्या हो गई, क्रिया विशेषण है। इसके ऑप्शन थोड़े नीचे की तरफ खिसक गए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गतिपूर्वक शब्द। ये इसका आंसर आएगा हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है ये। और आचार शब्द क्या है, ये आचार जो शब्द है इसमें क्या आएगा, तत्सम आएगा, देशज आएगा, तद्भव आएगा या विदेशी आएगा। तो इसमें क्या आएगा आचार शब्द में, इसमें आएगा हमारा तत्सम शब्द। ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन से विकल्प वाले शब्द में वर्णों का क्रम असंगत है। देखो ये सही ढंग से, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें कौन से विकल्प वाले शब्द में वर्णों का क्रम जो असंगत दे रखा था वो मनोवृत्ति वाले में दे रखा था। इनके सारे वर्णों के क्रम सही दे रखे थे, भौतिक के सही दे रखे थे, वातावरण के सही दे रखे थे, परिचायक के सही दे रखे थे। जो क्रम असंगत था वो कौन सा था, मनोवृत्ति था। तो आज हमने शिफ्ट 3, कौन सा पेपर है, ये शिफ्ट 3 का पेपर है। और भाषा कौन सी है, सेकंड। हिंदी के जो 90 क्वेश्चन थे 61 से लेकर 90, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन, वो आज हमने पूरे कर लिए हैं। कल मैं आपको शिफ्ट सेकंड के, जो भी स्टूडेंट शिफ्ट सेकंड के और भाषा सेकंड के हैं उनकी वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।